हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आज हम लोग प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच में बात करेंगे, डिफरेंस की क्या क्या इसके बीच में अंतर है। तो पहले अभी आप लोगों का मुझे कमेंट जो है दिख नहीं रहा है ना? तो जो भी आपके, मैं अभी सारा कवर करवा रहा हूँ आपको, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे, है ना, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। कल की मतलब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप हमसे पूछ लीजिएगा जो भी आपके डाउट्स होंगे, और अगर कमेंट देखना स्टार्ट हो जाता है तो फिर तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। मैंने आपको बताया कल थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कि ये जो सिद्धांत, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि जो गवर्नमेंट के जो तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, उसके बीच पावर का क्या हो, सेपरेशन हो। यानी कि लेजिस्लेटिव के बीच में लेजिस्लेटिव अपना काम करे तो उसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। अगर जुडिशियरी अपना काम करे तो उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, और एग्जीक्यूटिव अगर अपना काम करता है तो उसमें मतलब लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब एक होता है, कॉन्सेप्ट है एक, जिसको मतलब क्या कहते हैं, बोलते हैं हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, या फिर जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। जैसे मैंने कल आपसे डिस्कशन किया, मान लीजिए लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव ऐसा कोई हीनियस लॉ बना देता है कि मतलब मान लीजिए कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका में जो वहां का यूएस कांग्रेस है, वो कोई ऐसा कानून बनाता है कि जो यहाँ पे जितने भी ब्लैक पीपल हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इस तरह का मानिए कोई क्राइम बना, मतलब कोई लॉ बना दिया गया, तो वो लॉ क्या होना चाहिए, वो लॉ सही है या नहीं है। या एग्जीक्यूटिव ऐसा कोई ऑर्डर इश्यू किया है ना, जो कि मतलब क्या है, सही नहीं है, बैड लॉ है ना। तो मतलब वो उस पर आखिर कोई ना कोई कंट्रोल तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई उसके ऊपर चेक तो करे उसको कि ये लॉ ठीक है कि नहीं है, कोई उसको नियंत्रित तो करे। तो उसी की हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर। तो एक कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। क्या है ये, ध्यान से समझिएगा। नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। अमेरिका ने कहा कि यस, हम थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट तो कर रहे हैं हमारे संविधान में। जैसे आर्टिकल 1 कह दिया कि ऑल लेजिस्लेटिव पावर इज वेस्टेड विद यूएस कांग्रेस, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड विद पुटस, एंड ऑल जुडिशियल पावर इज वेस्टेड विद सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कहा वहां के संविधान में, बकायदा लिखा हुआ आर्टिकल 1, 2 एंड 3 में कि जितने भी विधायी शक्तियां होंगी सारी की सारी कहां पर होंगी, किसके पास होंगी, यूएस कांग्रेस के पास होगी। जितनी भी मतलब जो कार्यकारी शक्तियां होगी वो पोटस के पास होगी, जो यूएस का मतलब एग्जीक्यूटिव है। और जो भी जुडिशियल पावर होगी, जो कि न्यायिक शक्तियां होगी, वो किसके पास होगी, वो होगी सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन फिर कहा कि नहीं, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव कोई ऐसा कानून बनाए, लेजिस्लेटिव अगर ऐसा कोई कानून बनाता है, यानी विधायिका है, मान लीजिए यूएस कांग्रेस है, उसने कोई ऐसा कानून बनाया जो कि सही नहीं, गलत है, जो कि क्या है, बैड लॉ है, हीनियस लॉ है, तो उसको आखिर क्या करेगी, उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस, उसको चेक कौन करेगी, उसको चेक करेगी कौन, उस पर चेक करने के लिए कहा कि उसे वहां की जो जुडिशियरी है वो क्या करेगी, उसे चेक करेगी कि ये लॉ जो है, यानी जो जुडिशियरी है, जो न्यायपालिका है, यानी कि वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो चेक करेगी कि ये लॉ जो है अगर सही नहीं है, अगर गलत है, अगर बेकार है ये कानून, तो उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी उस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। और वो जो मतलब तरीका होता है किसी भी कानून को रिव्यू करने का,
ये कानून सही है या नहीं है, किसके द्वारा, बाय जुडिशियरी। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू, या फिर उसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। हमारे देश में भी ऐसा होता है, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि संविधान से असंगत है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को का उल्लंघन कर रहा है, तो जुडिशियरी यानी हमारे देश में भी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसका जुडिशियल रिव्यू करती है और उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, यानी कि उस कानून को निरस्त कर देती है। ये जो मतलब ताकि लेजिस्लेटिव के ऊपर एक कंट्रोल रहे, लेजिस्लेटिव कोई ऐसा कानून नहीं बना दे जो कि लोगों के लिए मतलब क्या हो, बहुत बेकार हो, लोगों के अधिकारों का हनन करता हो, ऐसा कानून नहीं बनाए लेजिस्लेटिव। उसके लिए उस पर चेक करने के लिए क्या होता है, कौन चेक करेगा उसे, जुडिशियरी चेक करेगा। इसी प्रकार ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर जुडिशियरी है, जुडिशियरी ध्यान से समझिएगा, ये डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे न्यायपालिका है, न्यायपालिका कोई ऐसा निर्णय दे, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यायपालिका कोई डिसीजन दे दे, अमेरिका का मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट, काले और गोरे के बीच भेद करे। अगर व्हाइट पीपल कोई मर्डर करे और उसको कहते नहीं आप व्हाइट पीपल हैं, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको पूरी तरह से माफ कर दिया गया, कोई सजा नहीं दी जाएगी आपको, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। और वहां पर मान लीजिए कोई ब्लैक पीपल ने मर्डर किया, तो उसको कह दिया कि इसे फांसी पर लटका दो। ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आप सजा सुना सबके लिए समान होना चाहिए। तो यहां पर क्या कहते हैं कि आखिर इस जुडिशियरी के जो डिसीजंस हैं उस पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए, उस पर भी तो चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए, ताकि जुडिशियरी जो है सही निर्णय ले, गलत निर्णय ना ले, गलत डिसीजन ना दे। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे हमारे देश में भी है, हमने जो अपने देश में अपनाया है वो कहां से, अमेरिका से ही जो अपनाया है। एक तो क्या है, जुडिशियरी क्या है, इंडिपेंडेंस तो है, लेकिन इतना छूट नहीं दिया जाए कि वो किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन दे दे, इसके ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। और इस पर चेक्स एंड बैलेंसेस कौन देगा, कौन करेगा, तो इस पर चेक्स एंड बैलेंसेस होगा किसका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका प्लस लेजिस्लेटिव, दोनों मिलकर क्या करेगी, इसके ऊपर नियंत्रण रखेगी। लेजिस्लेटिव यानी विधायिका कैसे नियंत्रण रखेगी, अगर कोई ऐसा निर्णय देती है जुडिशियरी, यानी मान लीजिए वहां के सुप्रीम कोर्ट ने, जज ने कोई ऐसा डिसीजन दिया जो कि सही नहीं है, जो गलत निर्णय है, वहां पर क्या होगा, वहां पर जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करेंगे, वहां के जज को रिमूव करेंगे, किसके रिकमेंडेशन पर, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूएस कांग्रेस। और हमारे देश में भी यही होता है, जब किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अगर किसी कोई गलत निर्णय देते हैं, है ना, अगर किसी कदाचार में लिप्त होते हैं, है ना, तो उनको क्या होता है, प्रेसिडेंट उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, किसके रिकमेंडेशन पर, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, ताकि जुडिशियरी भी अपना कार्य करे, लेकिन मतलब सही काम करे, गलत निर्णय ना दे। इसी प्रकार दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि मान लीजिए यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो कोई ऐसा ऑर्डर पास करते हैं जो कि सही नहीं है, जो गलत है, तो उस पर भी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। और उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस कौन करता है, तो उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस जो होता है वो कौन करता है, लेजिस्लेटिव। ठीक है, कि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उनको क्या कर दिया जाता है, इंपीचमेंट के द्वारा उनको भी हटाया जा सकता है उसके पद से। ये था डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब देखिए हम लोग अभी इंडिया की बात करेंगे, लेकिन अब ये हम लोग बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे देश में भी सेपरेशन ऑफ पावर को अडॉप्ट किया गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं किया गया है। अमेरिका में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, लेकिन हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर है तो किसके किसके बीच, बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है। और यह हमारे संविधान में क्या है, मेंशन भी किया गया है। हमारे संविधान में एक पार्ट है पार्ट 4, और उस पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और उसमें एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40, सॉरी अनुच्छेद 40 नहीं, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 40 में तो क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज ग्राम पंचायतों का गठन, यह है आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 50 है,
आर्टिकल 50 यानी अनुच्छेद 50, जिसमें कहा गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए। ठीक, तो अभी हम लोग बात करते हैं आप सबसे पहले कि व्हाट इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम, है ना। ये आपको थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्लियर हो गया होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है अभी वर्तमान में मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं, आप मतलब इसे अभी पढ़िए और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप डाउट्स अपने नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हम आपका 5-10 मिनट का समय मतलब रखेंगे डाउट के लिए, आप अपने डाउट पूछ लेना इस क्लास के भी। ओके, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं हम लोग, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहां पर देखिए, यहां पर आप एक पॉइंट और भी लिख लीजिएगा, एग्जीक्यूटिव भी जो है, एग्जीक्यूटिव पर भी क्या होता है, चेक होता है, और इस पर चेक कौन करता है, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। ठीक, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, है ना। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम लोग बात करेंगे कि इसके क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डेमेरिट्स हैं। जो भी मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं आपको, ये सारे पॉइंट्स आपको प्रॉपर क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। एक एक पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पूरे पॉइंट्स आपके उसमें नोटेड होने चाहिए, नोटबुक में पूरा का पूरा लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नाउ नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। गवर्नेंस सिस्टम में पहला हमारा कौन सा है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, या फिर जिसे हम कहते हैं अध्यक्षीय प्रणाली। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षीय प्रणाली। देखिए जहां भी अध्यक्षीय प्रणाली होता है जिस भी देश में, सबसे पहला कंट्री जिसने कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम का अडॉप्ट किया वो कौन है, यूएसए यानी अमेरिका। और जहां पर भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं, वहां पर देयर इज नो एनी पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई पद ही नहीं होता वहां पे। क्यों नहीं होता अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहला तो याद रखिएगा, जो अध्यक्षीय प्रणाली होती है किस पर आधारित होती है, इट इज बेस्ड ऑन सेपरेशन, इट इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, यह किस पर आधारित होती है, यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है, पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इट इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, लेकिन किसके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ। एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जिसे हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर, या जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये डिवीजन ऑफ पावर जो है ना, शक्तियों का विभाजन, वो अलग है। वो जब हम फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वहां पर आपको बताएंगे, वहां पर आपको पता चलेगा कि व्हाट इज डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर जो होता है दैट इज इन डिफरेंट यूनिट ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार की अलग अलग इकाइयां हैं उसके बीच जब शक्तियों का विभाजन हो, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर। एंड डिवीजन ऑफ पावर इज अ फीचर ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो संघीय सरकार होती है, संघीय व्यवस्था होती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर सरकार के जो अलग अलग यूनिट है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, इन सभी के बीच क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहां पर हम बात करें थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की, तो यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन हूम, बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार के अलग अलग यूनिट हैं उसके बीच में क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर अमॉन्ग, सेपरेशन ऑफ पावर, ध्यान से समझिएगा, सेपरेशन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि सरकार के अलग अलग अंगों के बीच, अलग अलग अंग कौन कौन से हैं सरकार के, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच शक्तियों का पृथक्करण। जैसा हम लोगों ने पढ़ा अभी,
शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि लेजिस्लेटिव जो है, लेजिस्लेटिव अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव जो है अपना काम करेगी, और जुडिशियरी जो है ये अपना काम। चलिए लिख लिया यहां तक सभी ने ना। ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात अगर हम लोग करते हैं, यहां पर देखिए एक होता है डिजूरे हेड। डिजूरे हेड का मतलब क्या होता है? डी जूरे हेड। डिजूरे हेड का मतलब क्या होता है? नॉमिनल हेड। एक्चुअली में नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में नाम मात्र का प्रधान, है ना, यानी कि ऐसा प्रधान जिसके पास पावर तो नहीं है लेकिन सारे के सारे डिसीजन जो है ना उसी के नाम से लिए जा रहे हैं। तो डिजूरे हेड का एक्चुअल मतलब होता है नॉमिनल हेड, और नॉमिनल हेड का हिंदी क्या है? नाम मात्र का प्रधान, जो कि वास्तविक प्रधान नहीं है, नाम मात्र का हेड है। यानी कि जितने भी डिसीजन है, जितने भी निर्णय हैं, उसी के नाम से लिए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में डिसीजन लेने वाला जो है वो कोई और है। एक्चुअल में जो डिसीजन ले रहा है वो कोई और ले रहा है ना। और यहां पर जो डिजूरे हेड होते हैं इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, यानी राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के नाम से ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, दूसरा वर्ड याद रखिएगा, जिसे हम बोलते हैं डी फैक्टो हेड। डी फैक्टो हेड का एक्चुअल मतलब क्या होता है? इसका रियल हेड, और रियल हेड का मतलब क्या? वास्तविक प्रधान। वास्तविक प्रधान, ध्यान से समझिएगा, वास्तविक प्रधान। वास्तविक प्रधान की जब बात करते हैं तो ये वास्तविक प्रधान यहां पर कौन होते हैं? वो भी प्रेसिडेंट ही होते हैं, वो भी राष्ट्रपति ही होते हैं। यानी कि सारे डिसीजन कौन लेंगे? राष्ट्रपति ही लेंगे, और जितने भी निर्णय हैं वो किसके नाम से लिए जाएंगे? वो प्रेसिडेंट के ही नाम से लिए जाएंगे। यानी कि डिसीजन लेने वाला भी कौन? प्रेसिडेंट, और डिसीजन जिसके नाम से लिया जा रहा है वो भी कौन? राष्ट्रपति। और साथ ही साथ यहां पर एक कंसेप्ट है, याद रखिएगा, कि इन फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक होता है हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य का प्रमुख, जो राज्य का सबसे मतलब जो स्टेट, कोई भी स्टेट है उसका जो हेड होगा। यहां पर इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो कौन होगा? प्रेसिडेंट ही होंगे। माने जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे। कौन? इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार के जो प्रमुख होंगे, एक तो राज्य के प्रमुख और सरकार के जो प्रमुख होंगे वो भी कौन होंगे? यहां पर प्रेसिडेंट ही होंगे, यानी कि राष्ट्रपति ही होंगे। देखिए क्या मतलब, इसकी क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूं। अगर कहीं पर ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिलता है इन एनी कंट्री, head of state and head of government both are president, if de jure and de facto head both are president, then that type of system is known as presidential form of government। उस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलेंगे, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे, यानी शासन की अध्यक्षीय प्रणाली कहेंगे। क्लियर है? ये बेसिक बेसिक पॉइंट थे। अब हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। और जो भी डाउट्स वगैरह होंगे आपके, वो डाउट्स आप लोग नोट कर लेना, है ना। वो डाउट्स आज आपके कमेंट दिख नहीं रहे हैं, जो डाउट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स दूर कर दूंगा। ओके, ठीक है, कैन आई मूव? यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओके, ये सभी पॉइंट, एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं पेपर में, है ना। एक एक पॉइंट आपका पता होना चाहिए, हर एक पॉइंट से आपके पेपर में सवाल बनता है। फ्रॉम थर्सडे जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको पीवाईक्यूज करवाएंगे, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको समझ में आएगा विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स, है ना। तो आप लोग बराबर इसे लिखते रहिए ना। अब फीचर्स की हम लोग बात करेंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम? फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये तो अभी हम लोगों ने समझा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है क्या। नाउ फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता।
अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता। देखिए, जब अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, यहां पर सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि एकल कार्यपालिका होती है, एकल कार्यपालिका। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैसा होता है, डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल। बट यहां पर क्या है, सिंगल एग्जीक्यूटिव है। नॉमिनल रियल बोथ कौन है, प्रेसिडेंट, यानी कि यहां पर डिजूरे हेड भी कौन, प्रेसिडेंट, और डिफैक्टो हेड भी कौन, प्रेसिडेंट। यहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि डिजूरे हेड जो है वो प्रेसिडेंट होंगे और डिफैक्टो हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे सिंगल एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट ही है, वही सब कुछ करेंगे, वही रियल हेड भी है, वही नॉमिनल हेड भी है, वही हेड ऑफ स्टेट भी है, और वही क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। ओके, खासियत देखिए, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, यहां पर सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। दूसरा, प्रेसिडेंट is elected by electoral college for a term of, हिंदी में मैं लिख दूंगा, for a term of 4 years and only impeachment can remove him। सेकंड, बहुत अच्छी खासियत है, सबसे मतलब अच्छा फीचर है किसका, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। क्यों, तो समझिए, यहां पर जो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज फॉर ए टर्म ऑफ 4 ईयर, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा 4 वर्ष के लिए होता है, 4 वर्ष के लिए होता है, और उन्हें सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, उन्हें सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में भी राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस क्या है, इंपीचमेंट, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाते हैं और महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा देते हैं। जो महाभियोग का वर्णन है आर्टिकल 61 में, हम लोग फर्दर जब बात करेंगे प्रेसिडेंट की, वहां पर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। लेकिन ये जो इंपीचमेंट प्रोसेस है, हमने देश में कहां से, अपने देश में कहां से कॉपी किया, वो हमने अमेरिका से ही कॉपी किया है, अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को चुना जाता है किसके द्वारा, इलेक्टोरल कॉलेज। या इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, निर्वाचक मंडल क्या होता है, कि राष्ट्रपति के चुनाव में आखिर कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे, है ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो हिस्सा लेंगे उन लोगों का जो समूह होता है, उनका जो ग्रुप होता है, दैट इज नोन एज इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और यहां पर ये जो चुने जाएंगे कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। और यहां पर क्या है ये समझिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ओनली इंपीचमेंट कैन रिमूव हिम, इनको सिर्फ और सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। जबकि हमारे देश में जो रियल एग्जीक्यूटिव है, रियल हेड है, रियल हेड किसमें, रियल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर को अगर हटाना है, सरकार को अगर गिराना है, तो हमारे देश में सरकार को हटाने के लिए क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके भी सरकार को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लोकसभा में विपक्षी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव ला करके भी सरकार को क्या कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर एक बार अगर प्रेसिडेंट चुने गए तो वो 4 साल के टर्म के लिए चुने जाएंगे, और अगर उनको उनके टर्म से पहले हटाना है तो उसके लिए इंपीचमेंट लाना पड़ेगा। और इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है इस यहां पर राष्ट्रपति को हटाने की। जबकि
अगर हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया, हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो नहीं किया, हमने ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसे अडॉप्ट किया, और वहां पर रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाने के लिए क्या किया जाता है? लोकसभा जो लोअर हाउस है उसमें क्या करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, और अगर अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार वहां पर गिर जाएगी, प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिपरिषद के साथ इस्तीफा देना पड़ेगा। आप सिंपल सा समझिए कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहां पर क्या होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी एक बार अगर सरकार चुन ली गई तो वो फिर कंटिन्यू करेगी फॉर 4 ईयर, बीच में सरकार गिर नहीं सकती है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ऐसे गवर्नमेंट में क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। लेकिन दूसरी, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो अध्यक्षीय प्रणाली है, यहां पर जो प्रेसिडेंट होते हैं और उसके जो सेक्रेटरीज होते हैं, सेक्रेटरीज जैसे हमारे देश में मिनिस्टर हैं, हमारे देश में मंत्री होते हैं ना जी, प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री, गृह मंत्री, है ना, और उसके बाद मतलब रेल मंत्री, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, जो भी अलग अलग मंत्री होते हैं, समूह होता है उनका मंत्रियों का। तो हमारे देश में क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से चुने जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र से चुनकर आते हैं, अलग अलग लोगों का प्रतिनिधित्व करके आते हैं। लेकिन जब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहां पर जो मंत्री होते हैं वो, मतलब मैंने क्या बताया, मंत्री वो लेजिस्लेटिव का पार्ट हो ही नहीं सकता। जबकि भारत में क्या है? मंत्री बनने के लिए यू हैव टू बिकम मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर आपको भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर आपको मिनिस्टर बनना है, भारत में अगर आपको मंत्री बनना है, या कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पर आपको मिनिस्टर बनना है, यू हैव टू बिकम मेंबर ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा आपको। मान लीजिए कि हम बात करें, अगर मान लीजिए कि हमें कहा जाए कि मिस्टर ज्ञान प्रकाश झा, यू हैव टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ होम्स अफेयर्स, कि आपको होम अफेयर्स का मिनिस्टर अपॉइंट किया जाना है। मैंने ठीक है, कर दीजिए। क्या मान लीजिए आई एम नॉट, मैं ना तो लोकसभा का मेंबर हूं ना ही राज्यसभा का मेंबर, फिर भी हमें होम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। इफ आई एम नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑल्दो आई कैन अपॉइंटेड एज होम मिनिस्टर और एनी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट हो सकता है। कोई भी अगर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है, फिर भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है, मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है। बट देयर इज अ कंडीशन कि विद इन 6 मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट, 6 महीने की नियुक्ति के 6 महीने के अंदर अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा किसी के सदस्य नहीं बनते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिर इस्तीफा, मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा आपको पोस्ट से, पोस्ट आपको फिर छोड़ना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है जो कि हमने अडॉप्ट किया हुआ है। बट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये जो अध्यक्षीय प्रणाली है, यहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। यहां पर क्या है? जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं वो पार्ट नहीं हो सकते किसके? लेजिस्लेटिव के। एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स जो है वो लेजिस्लेटिव के पार्ट नहीं होंगे यहां पर। यानी यहां पर जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं वो एक्सपर्ट लोग होते हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट, फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं बहुत, उनको फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया। फॉरेन रिलेशन के आप एक्सपर्ट हैं, उनको फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया। इसी तरह अलग अलग उससे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको यहां पर क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। यानी अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है क्या वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड हैं? नहीं। क्या इनके पास अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो नो। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में गवर्नमेंट जो है इट इज नॉट अकाउंटेबल और नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। ओके, लेकिन हां, ये जो गवर्नमेंट है, ऐसा गवर्नमेंट जो होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, उसे कहते हैं गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट।
गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स। क्यों? क्योंकि यहां पर जो गवर्नमेंट होता है, सरकार होती है, उसमें हर फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड पीपल होते हैं यहां पर जो मिनिस्टर होते हैं, जिन्हें हम सेक्रेटरीज कहते हैं यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा यहां पर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसकी एक मतलब कुछ खामियां भी है, लेकिन हम उसके ऊपर बात करते हैं अभी आगे। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताइए। यहां तक सभी ने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा, आप लोग पीडीएफ से नोट कर लीजिएगा। हम लोग इसके बाद की बात करते हैं। अगला है यहां पर इसका जो नेक्स्ट फीचर है, अगला विशेषता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, ये क्या होती है? नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहां पर। नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? गैर उत्तरदायित्व। गैर उत्तरदायित्व। गैर उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? यहां पर जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर लाइक मतलब मींस सेक्रेटरीज। मिनिस्टर्स जो होते हैं, याद रखिएगा, सेक्रेटरीज आर नॉट इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। भाई साहब, जब इनका निर्वाचन ही नहीं हो रहा है, कौन से प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं उनको? ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें नहीं होती है। यानी कि जो मंत्री होते हैं यहां पर, यानी कि सेक्रेटरीज यानी सचिव, जैसे हमारे देश में मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह यहां पर सचिव होते हैं। सचिव चुनकर नहीं आते, चुनकर नहीं आते, इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए ये नॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नियुक्त किया जाता है, इसलिए यहां पर ये इसका एक फीचर है, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, गैर उत्तरदायित्व। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट पर चलेंगे। जो भी डाउट्स है आप लोग डाउट्स को रखिएगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में मैं इस डाउट को दूर करूंगा। लेकिन यहां पर अगला याद रखिएगा, इसे कहते हैं, यहां पर क्या होता है? मोर स्टेबिलिटी। मोर स्टेबिलिटी होती है यहां पर। मोर स्टेबिलिटी यानी कि ज्यादा स्थिर होती है, ज्यादा स्थिरता होती है, ज्यादा स्थायित्व होता है सरकार में। क्योंकि एक बार अगर चुनकर आई तो 4 साल के लिए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 4 साल के पहले अगर हटाना है तो उसके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिसे क्या कहते हैं? महाभियोग या इंपीचमेंट। ओके, इसके आगे के फीचर की बात करते हैं, नेक्स्ट फीचर पर चलते हैं। पहला आप लोग इतना लिखिएगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है, फिफ्थ फीचर, ठीक है, फिफ्थ फीचर, एंड ये भी आपका इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखिएगा। फिफ्थ फीचर, नो डिसोल्यूशन, नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस यानी कि निचले सदन का विघटन नहीं होता। निचले सदन जैसे मतलब हमारे देश में लोकसभा है ना, निचले सदन का विघटन नहीं होता। निचले सदन का विघटन नहीं होता। जैसे वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उसका विघटन नहीं होता। जैसे हमारे देश में लोकसभा है ना, उसी तरह वहां पर जो लोअर हाउस होगा, उस लोअर हाउस का डिसोल्यूशन नहीं होगा यहां पर ना। ये मींस यहां पर डिजूरे और डिफैक्टो हेड दोनों ही कौन है? प्रेसिडेंट। यहां पर नॉमिनल और रियल हेड जैसा कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। एक ही व्यक्ति रियल हेड है और एक ही व्यक्ति क्या है? नॉमिनल हेड भी है। यानी कि सारे डिसीजन भी प्रेसिडेंट ले रहे हैं, और डिसीजन लिए किसके नाम से लिए जा रहे हैं? तो वो भी प्रेसिडेंट के नाम से लिए जा रहे हैं। यहां पर प्रेसिडेंट जो है, चुनाव चुने जाते हैं लोगों के द्वारा नहीं, डायरेक्ट। यहां पर प्रेसिडेंट एक इलेक्टोरल कॉलेज, कुछ लोगों के समूह के द्वारा चुने जाते हैं, है ना। और कितने साल के लिए? 4 साल के लिए चुने जाएंगे, और 4 साल से पहले अगर इनको हटाना है तो उसके लिए एक डिफिकल्ट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंपीचमेंट कहते हैं। ये जो गवर्नमेंट होती है नॉन रिस्पॉन्सिबल होती है, यहां पर नॉन लेस अकाउंटेबल होती है। ये नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके पास, यानी लेस अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि यहां पर जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव।
दे आर नॉट इलेक्टेड, वो चुने नहीं जाते हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, यहां पर इसलिए नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी या लेस अकाउंटेबिलिटी पाई जाती है इस प्रकार के सरकार में। और उसके बाद लेकिन चौथी बात करें तो यहां पर क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है, यानी कि अगर सरकार एक बार चुनी गई तो वो 4 साल के लिए कंटिन्यू करेगी। उसके पहले सरकार को हटाना बड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। और इसके बाद याद रखिएगा जो अगला फीचर है कि यहां पर जो लोअर हाउस होता है उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है यहां तक? आ गया समझ में सभी को? चलिए अब हम लोग इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करते हैं। व्हाट आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरिट्स, यानी कि इसके गुण, फिर हम लोग इसके दोष की बात करेंगे। ठीक है, मतलब यार विशेषताएं या खामियां कुछ भी लिख सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार। अब हम लोग देखिए इसके आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मेरिट किसके? मेरिट्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसको हम लोग खूबियां लिख सकते हैं, अच्छाइयां लिख सकते हैं, विशेषता लिख सकते हैं, गुण लिख सकते हैं, विशेषता या गुण। तो सबसे पहली विशेषता आप बताओ, स्टेबिलिटी होना। अगर सरकार स्टेबिलिटी है सरकार में, स्थायित्व है, स्थिरता है सरकार में, ये गुण है कि दोष है जी? स्थायित्व है अगर सरकार में, ये क्या इसका एक गुण है? सिंपल सी बात है ना। अगर गवर्नमेंट मान लीजिए स्टेबल है, गवर्नमेंट को गिरने का मतलब गवर्नमेंट एक बार अगर चुनी गई तो वो डिसीजन ले सकती है बिना मतलब उसके किसी डर के कि नहीं हम अगर डिसीजन लेंगे तो गिर जाए, मतलब सरकार को गिरा दिया जाएगा। यहां पर क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। यहां पर अनहिंडर्ड डिसीजन मेकिंग होता है, अनहिंडर्ड डिसीजन मेकिंग होता है, अनहिंडर्ड डिसीजन मेकिंग। अनहिंडर्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या? इसे मतलब हम कह सकते हैं कि निर्णय क्षमता, मतलब किसी हिंड्रेंस नहीं होता। एक तरह से हिंड्रेंस का मतलब हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? जिसमें किसी तरह का बाधा मुक्त है ना, बाधा मुक्त निर्णय क्षमता। बाधा मुक्त निर्णय क्षमता का मतलब क्या? यहां पर अगर सरकार जो है इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन ले सकती है, किसी प्रकार का निर्णय ले सकती है, किसी प्रकार का वहां पर कोई हिंड्रेंस नहीं होगा। जबकि अगर संसदीय प्रणाली है, वहां पर सरकार को सोचना पड़ता है कोई भी निर्णय लेने से पहले कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, है ना, लोगों पर। मतलब क्या कहते हैं, अपोजिशन जो है कहीं हमारे खिलाफ ये ना ले आए। जो मान लीजिए कि जैसे एग्रीकल्चर बिल है, एक तरह से हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चर कृषि कानून लाया गया था, जिसको लेकर काफी विरोध हुआ पूरे देश में, अलग अलग क्षेत्रों में। सरकार को आखिर में उस बिल को वापस लेना पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहां पर डिसीजन मेकिंग में हिंड्रेंस है। सरकार को ऐसा लगा कि हो सकता है अगर मैं ये बिल पास करूं तो कई पार्टियां, हमारे पार्टी के ही कई मेंबर्स इससे नाराज हो जाएं, और हो सकता है अगर विपक्षी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो हमारी पार्टी के मेंबर्स, हमारी पार्टी के ही कुछ सदस्य हो सकता है कि किसान के पक्ष में जाकर के क्या करें, हमारा साथ छोड़ दें और अपोजिशन के साथ मिलकर हमारे अगेंस्ट वोट कर रहे हैं। हो सकता है हमारी सरकार गिर जाए। इसलिए सरकार को फाइनली क्या करना पड़ा, उनको अपना डिसीजन क्या करना पड़ा, वापस लेना। कृषि बिल को, कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। आपने न्यूज अखबारों में पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हिंड्रेंस है डिसीजन मेकिंग में, जबकि वहां पर ऐसा कोई सरकार गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। तो वहां पर अनहिंड्रेंस होगा, मतलब अनहिंडर्ड डिसीजन मेकिंग होगा, यानी बाधा मुक्त क्या होगा, निर्णय क्षमता होगा। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों। अगला जो नेक्स्ट इसका गुण है, नेक्स्ट गुण की बात करें, यहां पर क्या है, इसे कहा जाता है गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट। गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, यहां पर जो इस मतलब जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, वो एक्सपर्ट लोग होते हैं अपने फील्ड के, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के क्या होते हैं, एक्सपर्ट लोगों को यहां पर क्या किया जाता है, मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। क्योंकि हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में कंडीशन क्या है भाई, आप राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर हैं, यू कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर।
तो क्या क्वालिफिकेशन हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्या? मतलब कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या? क्वालिफिकेशन तो है, एलिजिबिलिटी तो है कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना? और भी कई सारे हैं, हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर जब आएंगे हम वहां पर, तो लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे तो। लेकिन क्या देयर इज एनी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा? नो। या अगर कोई मान लीजिए कि इलिटरेट है, वो भी अगर लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, ही और सी कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। वर्तमान में भी सरकार में देखेंगे कई ऐसे लोग हैं जिनके पास के ऐसा कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कोई ऐसा मतलब एक्सपीरियंस नहीं है किसी फील्ड का, फिर भी उन्हें मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम को इसलिए कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इमैच्योर्स, गवर्नमेंट बाय इमैच्योर्स, नॉट गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट। तो वहां पर एक्सपर्ट लोगों की कमी होती है, एक्सपर्टीज का कमी होता है लोगों में, जबकि यहां पर जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर एक्सपर्ट पीपल ऑफ डिफरेंट फील्ड। ओके, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके आगे, अगला जो इसका विशेषता है, नेक्स्ट विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, यानी कि यहां पर जो पॉलिसीज है ना, पॉलिसीज जो भी नियम है, मतलब योजनाएं हैं, योजनाओं का कंटिन्यू होता है, यानी योजनाओं का, आप लोग इसे समझ जाइए कि जो पॉलिसीज हैं, जो नियम हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो वो कंटिन्यू चलता रहता है, उसे बीच में ऐसा नहीं है कि सरकार, दूसरी सरकार आ गई और उसे समाप्त करती है उस चीज को। ये यहां पर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज पाई जाती है। ये सभी क्या है, ये सभी इसके फीचर्स हैं, मेरिट्स हैं। अब हम लोग इसके डेमेरिट्स की भी बात करते हैं। व्हाट आर डेमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो पहला क्या है, ध्यान से समझिएगा, डिमेरिट्स मतलब ज्यादा नहीं आपको याद रखने, कम ही याद रखने। डिमेरिट्स यानी दोष कह सकते हैं, या दोष जो होता है पहला, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अब नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो एक प्रकार का दोष ही है, या जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ना? गैर उत्तरदायित्व, जनता के प्रति उत्तरदायी अगर नहीं है तो ये तो आपका क्या है, ये आपका एक दोष ही है ना जी। ठीक है, किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकती है, जनता के हित के बारे में सोचेगी नहीं। दूसरा यहां पर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन नैरोअर होता है, नैरोअर रिप्रेजेंटेशन, नैरोअर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, संकीर्ण प्रतिनिधित्व। जैसे अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, ये जो लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, सरकार में जो लोग, वो अलग अलग क्षेत्र से हैं, कुछ इंडस्ट्रीज के क्षेत्र से हैं, कुछ कृषि क्षेत्र से हैं, कुछ शिक्षा के क्षेत्र से हैं, कुछ SC ST क्षेत्र से हैं, कुछ वुमेन से हैं, मतलब कि डिफरेंट फील्ड के लोगों का पार्टिसिपेशन होता है किसमें, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि मिनिस्टर्स में देखेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग मिनिस्टर हैं, वुमेन भी मिनिस्टर है, SC ST के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी मिनिस्टर हैं, जो किसान से रिलेटेड, किसान से जुड़े हुए लोग जो हैं वो भी मिनिस्टर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे रिलेटेड जो लोग हैं वो भी मिनिस्टर हैं, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मिनिस्टर हैं या गवर्नमेंट में हैं। यानी कि जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहां पर अलग अलग क्षेत्र, जो डिफरेंट जो क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र के लोगों का क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि वहां पर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ब्रॉडर सभी क्षेत्र के लोग सरकार में शामिल हैं। लेकिन ऐसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होता। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कोई नहीं, जो एक्सपर्ट, अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट पीपल हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, उनको क्या किया जाता है, यहां पर अपॉइंट किया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि इस फील्ड से या SC ST कम्युनिटी से है कि नहीं है, या वुमेन कम्युनिटी से है कि नहीं, माइनॉरिटीज से है कि नहीं है,
या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट है कि नहीं, कृषि क्षेत्र से है कि नहीं, गरीबों का ये प्रतिनिधित्व करता है कि नहीं करता है, ऐसा नहीं देखा जाता। वहां पर उसका एक्सपर्टीज देखा जाता है कि भाई नॉलेजेबल है कि नहीं है, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, एक्सपर्ट है कि नहीं है। इसलिए यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, नैरोअर रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, क्लियर। तो दोस्तों ये डेमेरिट्स हैं किसके, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, एंड दीज आर मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो यहां पर हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कंक्लूड किया है। नाउ वी आर मूविंग टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। ये मेरिट्स एंड डेमेरिट्स आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में कैसे सवाल बनेगा, फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड हम लोग देखेंगे ऑन यूट्यूब 12:30 to 1:30 आपका थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे क्लास होगा। वहां पर आपको बताएंगे किस प्रकार के सवाल यहां से बनते हैं, जिसमें कि हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे। Is it clear to everyone? We are moving to parliamentary form of government. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अब हम लोग बात करेंगे। चलें, ठीक है, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना। जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है आगे की क्लास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अब देखिए जितनी भी क्लासेस होंगी सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट होंगी, है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली, और इस संसदीय प्रणाली को अगर पूछा जाए आपसे कभी कि सबसे पहले इस प्रणाली को अपनाने वाला देश कौन सा है, तो दैट इज ब्रिटेन, है ना। और वहीं ब्रिटेन से ही, ब्रिटिश के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। इंडिया में भी क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है। हमारे देश में अगर से पूछा जाए हमारे देश में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है ना। लेकिन अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या, यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर होता है क्या, हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर है, यस वी हैव। बट क्या जैसा अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है क्या वैसा ही हमारे देश में भी है, नो। हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर है बट ओनली बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में है, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में है। सर क्या लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का क्या खेल है फिर, व्हाट इज द गेम ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका और विधायिका के बीच में क्या संबंध है फिर। तो दोस्तों हमारे देश में या कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, दे आर चूजन फ्रॉम लेजिस्लेचर। यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वहां के जो मेंबर्स होंगे वो कहां से चुनकर आएंगे, वो आएंगे लेजिस्लेटिव से ही चुनकर आएंगे। एंड एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। कहेंगे सर ये बात समझ में नहीं आई कुछ, कोई बात नहीं, समझते हैं। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखिए कैसे चुनाव होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पर पार्लियामेंट होगा, वहां पर दो हाउसेस होंगे, एक होगा लोअर हाउस जिसे हम कहेंगे लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल, और एक होगा अपर हाउस जिसे हम कहते हैं राज्यसभा या हाउस ऑफ स्टेट। हमारे देश में ऐसा कहा जाता है जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट है तो वहां पर आपका जो लोअर हाउस है लोकसभा है वहां का, उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। जो वहां का अपर हाउस राज्यसभा है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। हम अपने देश की अगर बात करें, हमारे देश की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर हम उसकी बात करते हैं, हमारे देश में जो लोअर हाउस है दैट इज नॉन एज लोकसभा एंड अपर हाउस जो है दैट इज नॉन एज राज्यसभा। समझिएगा आप ध्यान से। अब जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर जो टोटल सीट्स जो हैं वो कितना है, 543 सीट्स हैं। लिसन इट वेरी केयरफुली। इन सभी मुद्दों को मैं लिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको ध्यान से मेरी एक एक बात को सुननी है। लोकसभा में 543 मेंबर्स चुनकर आते हैं, मतलब कि पूरे देश को 543, जो पूरे देश का हमारा एरिया, डिफरेंट स्टेट्स हैं, पूरे देश के अंदर जो अलग अलग राज्य हैं, यूटी हैं, उनको छोटे छोटे एरिया में बांट दिया गया है। टोटल कितने एरिया में बांट दिया गया है, 543 एरिया में बांट दिया गया है। और उन 543 जो एरिया है उनको क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा का क्षेत्र।
और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यानी कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी। लाइक यूपी में बात करें तो 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, बिहार में बात करें तो 40 है, इसी तरह महाराष्ट्र में 48 है, वेस्ट बंगाल में 42 है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सीटें एलोकेट की गई है। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुनकर आते हैं। कहां पर? लोकसभा। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर लोकसभा में चुनकर आएंगे, यानी कि टोटल कितने मेंबर चुनकर आएंगे? 543। अब हर उस पर क्या होगा? लोकसभा का चुनाव होगा। मतलब लोकसभा का चुनाव होगा तो हर सीट से अलग अलग पार्टी के मेंबर्स वहां पर खड़े होंगे और चुनाव होगा। लोग जाकर वहां पर चुनेंगे, वोट करेंगे। लेकिन वहां पर यू आर नॉट वोटिंग टू द पार्टी। वहां पर जो डायरेक्ट इलेक्शन, यानी लोकसभा में कौन सा मेथड यूज होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPPS सिस्टम यूज होता है, जहां पर कि विच एवर कैंडिडेट गेट्स मैक्सिमम वोट, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट, दैट मेंबर इज इलेक्टेड। यानी जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा मत मिलता है वो क्या होता है? चुनाव जीत जाता है, वो विनर डिक्लेयर हो जाता है। अब 543 सीट है पूरे देश में, हर सीट पर अलग अलग पार्टी के लोग खड़े हुए और आपने उस व्यक्ति को वोट किया है, जिस भी व्यक्ति को जिस भी पार्टी से टिकट मिला, क्योंकि आपको उस व्यक्ति पर भरोसा है कि यस दिस कैंडिडेट, ये जो व्यक्ति है ना, ये हमारे लिए सबसे सही। आप उस हिसाब से उसको वोट करते हैं। वहां पर आप पीपल, किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को वोट करते हैं, ना कि किसी पार्टी को। हालांकि वो किसी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहा होता है, लेकिन आप उस व्यक्ति को वहां पर वोट करते हैं। उस व्यक्ति का नाम होता है जब आप चुनाव वोट करने जाते हैं, तो उसके आगे आप जाकर बटन दबाते हैं। और जब वहां पर क्या होता है, वो चुनकर लोकसभा में, मान लीजिए कि जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलता है, जैसे इन 2014, इन 2019 बीजेपी को मतलब मेजोरिटी मिला, भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिला, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 543 में से जो आधी सीटें हैं उससे ज्यादा सीटें प्राप्त की। अब उससे ज्यादा सीटें प्राप्त की तो वो क्या करती है? गवर्नमेंट फॉर्म करती है। यानी कि जिस भी पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी मिलता है वो क्या करती है? वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, सरकार बनाती है। अब जब सरकार बनती है तो जो सरकार बनने का मतलब क्या? मंत्री परिषद का गठन होना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन होना। अब जो मेजोरिटी पार्टी है बीजेपी है, अब बीजेपी के जो मतलब लीडर हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमारे पार्टी का लीडर कौन होगा, हमारी पार्टी से कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये चुनाव के पहले भी डिक्लेयर कर देते हैं। कई बार जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद डिक्लेयर करते हैं, हाँ हमारे तरफ से भाई साहब प्राइम मिनिस्टर जो ये व्यक्ति बनेंगे। अब मान लीजिए 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, कहा कि नहीं हमारे तरफ से जो मोदी जी हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी विल द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी। बीजेपी ने चुनाव जीता और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। प्रेसिडेंट ने उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया तो प्राइम मिनिस्टर फिर क्या करते हैं? अपने पार्टी के जो भी सदस्य होते हैं, जो भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उसमें से कुछ लोगों को, भैया ये लिस्ट है, अमित शाह जी ये मिनिस्टर होंगे, मतलब राजनाथ सिंह जी ये मिनिस्टर होंगे, स्मृति ईरानी ये मिनिस्टर, पीयूष गोयल ये मिनिस्टर, पूरा लिस्ट एक चिट्ठा दे देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को कहते हैं भाई साहब ये जो आदमी है इसको क्या, ये जो लिस्ट मैंने आपको दिया है इस व्यक्ति को क्या करो? आप मिनिस्टर अपॉइंट कर दो। कहेंगे ठीक है मिनिस्टर, लेकिन किसको कौन सा मिनिस्टर बनाना है ये तो बताइए। कहेंगे आपको मैंने लिस्ट दिया है, आप इसे क्या करें? मिनिस्टर अपॉइंट करें। किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है, किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है, किसको कौन सा विभाग देना है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन, ये हमारा पावर है, ये आपका पावर नहीं है। यानी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कैन ओनली अपॉइंट मिनिस्टर एंड पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर आर डिवाइडेड बाय whom? डिवाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। उनके बीच जो विभागों का बंटवारा होता है वो कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहेंगे जब सभी लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा मिनिस्टर, उनको शपथ दिला दिया जाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे अमित शाह जी आप ले जाइए होम मिनिस्ट्री, राजनाथ सिंह जी आप ले जाइए डिफेंस मिनिस्ट्री, है ना। इसी तरह एस जयशंकर जी आप फॉरेन मिनिस्ट्री, आपका उसमें एक्सपर्टीज है, आप वो ले जाइए। उनके बीच में विभागों का बंटवारा करेंगे। लेकिन जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहां पर जो सरकार चुनकर आई है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे अच्छा फीचर यही है, यहां पर जो एग्जीक्यूटिव है यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है
इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जब तक भाई साहब आपको लोकसभा में मेजोरिटी है ना, जब तक आपको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तभी तक आप सरकार में हैं। बहुमत खत्म, सरकार खत्म। समझ रहे हैं? यानी कि अगर किसी भी पार्टी ने लोकसभा में मेजोरिटी अगर उसकी खत्म हो गई, तो सरकार उसी दिन गिर जाएगी। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दिस इज मेन फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। और हमारा संविधान है, हमारे संविधान में आर्टिकल है 75 एंड आर्टिकल 75 में एक क्लाउज है, क्लाउज 3। आर्टिकल 75 का क्लाउज 3 साफ साफ कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। एंड क्या है लोअर हाउस? किसे कहते हैं हम लोग? लोकसभा को। यानी कि जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त होगा, तब तक वो गवर्नमेंट में कंटिन्यू करेगी। मेजोरिटी खत्म तो गवर्नमेंट भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये सब दोस्तों है इसके अंदर। हम लोग अभी बात कर रहे थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोगों ने पढ़ा, और पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर हमने डिस्कशन किया, आपको बताया कि क्या एक्चुअल में होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहां पर स्ट्रिक्ट मतलब यहां पर जुडिशियरी और एक्सिक्यूटिव के बीच में पावर का डिवीजन हुआ, लेकिन एक्सिक्यूटिव जो होगा वो कहां से चुनकर आएगा? लेजिस्लेटिव से चुनकर आएगा। एक्सिक्यूटिव जो होगा वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? वो लेजिस्लेटिव यानी कि लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। हम लोग इसके ऊपर फाइनल डिस्कशन करेंगे। इसके आगे और भी मुद्दों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक होगा दैट इज यूनिटरी एंड फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वगैरह की, कैसे कैसे भारत में संविधान का विकास हुआ, यानी कि व्हाट इज रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, देन व्हाट इज पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह जो आया था, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे फिर हम अगली क्लास में मंडे को। और फ्रॉम थर्सडे आपको टाइम याद रखना है 12:30 to 1:30 आपका पॉलिटी के पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा ऑन डिफेंस, जो चैनल है आपका खान ग्लोबल स्टडीज का, उस पर। तो मिलते हैं वहां पर आपको थर्सडे में क्वेश्चन के साथ, है ना, पीवाईक्यूज के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।